हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके गुरुजी में। तो हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे थे जिसमें 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 7th चैप्टर है, पदार्थों के सामान्य गुण। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस ही आता है, वस्तुनिष्ठ ही आता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस किए रहेंगे, सामने से गुजरे रहेंगे, तो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें, या फिर आप सुने रहेंगे तब भी वो चीज़ें माइंड में रिपीट होंगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इससे आपको हेल्प मिलेगी। वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें जीएस का पार्ट आता है, जीएस में एक साइंस का भी पार्ट आता है। ठीक है, रेलवे में तो ये मेजर पोर्शन है, लेकिन बाकी सब में कुछ क्वेश्चंस ही आते हैं। तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो आइए आज हम पदार्थों के सामान्य गुण को स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। ठीक है, पानी अगर किसी बर्तन में या फिर कहीं रखा है तो जो उसके द्वारा ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। जैसे अभी आपको ये पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि हाँ, पानी ऊपर की तरफ बल लगता है पानी में। ठीक है, जैसे कोई वस्तु आप फेंकते हैं तो थोड़ी सी नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, तो वो ऊपर क्यों आती है? उत्प्लावन बल के ही कारण आती है। ठीक है, तो पानी में जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, जैसे ही एक तरल पदार्थ की कोई मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाता है। आपको ये बताना है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, वो तरल पदार्थ द्वारा जो दबाव पड़ता है वो क्या हो जाता है। अपरिवर्तित रहता है, या कम हो जाता है, या फिर शून्य हो जाता है, या बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? कम हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो किस चीज़ में? तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ। ठीक है, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो एक ठोस द्वारा जो दबाव डाला जाता है वो दबाव में कमी आती है। ठीक, जैसे आप कोई कील होती है ना, कील देखो उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो किसी लकड़ी में या फिर दरवाजे में हथौड़ी से लगाने पे वो जल्दी वो घुस जाती है कील। ठीक है, तो यही दाब वृद्धि, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो दबाव होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे कार्य करते हैं? ये दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ठीक, जैसे पानी में ऐसे कोई वस्तु, ऐसे पानी है, ठीक है, कोई वस्तु जब ऐसे फेंकी जाएगी तो उसका जो भार है वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, और जो उत्क्षेप बल होता है या फिर उत्प्लावन बल होता है वही उसी को कहते हैं, वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। ठीक है, तो जहाज़ों की गति में जो वृद्धि होती है वो किस नियम पे चलती है, तो आपको ये याद कर लेना है, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत। ठीक, आर्किमिडीज़ का एक रूल है। ठीक है, आप थियरी की क्लास पढ़ाऊँगा मैं, एक वीडियो आएगी, सीरीज आएगी, तो उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी पूरा क्लियरली, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत और जो भी चीज़ें हैं, ये उत्प्लवन बल कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको इतना याद रखना है कि जहाज़ों की गति में जो वृद्धि होती है वो आर्किमिडीज़ के सिद्धांत पर क्या है? वो आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है,
किस में प्रयुक्त होते हैं आपको? विपरीत दिशा में। यही अभी जो बताया गया सेम वही चीज़, उत्क्षेप बल और आपका भार, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर किसी वस्तु को यहाँ रहना चाहिए, तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि ऊर्ध्वगामी जो दबाव होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। इसका इंग्लिश दिया है, सेम वही चीज़ है, बायंट फोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना उत्प्लावन बल को ही क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है तो क्या होगा? जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ़ तली में बैठ जाएगी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, बर्फ़ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपको ये बताना है, जब एक ग्लास के पानी में बर्फ़ पूरी तरह भर देते हैं और जब बर्फ़ पूरा गल जाती है तो उसी के आकार कर लेगी, ठीक है, ना बाहर होगी ना फिर कम होगी, ठीक है। तो जल स्तर जो होता है वो पूर्ववत रहेगा, मतलब पहले के अनुसार, ठीक है, जितना था उतना ही बना रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? ठीक है, जो उत्क्षेप में जो उत्प्लवन बल लगता है वो क्या होगा? तो वस्तु के भार से हमेशा कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वस्तु के भार से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल, ये तो हम स्टार्टिंग से चैप्टर से ही पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से उत्क्षेप या उत्प्लावन बल स्टार्ट हुआ है, तो जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए। तल के लंबवत मतलब सीधे, जैसे ये तल हो गया आपका, ठीक है, ये पानी का लेवल हो गया या तल हो गया, ठीक। लंबवत मीन्स ऐसे, ठीक है, ऊपर की ओर, या इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जो चीज़ें ऐसे होती हैं उसको कहते हैं क्षैतिज, ठीक। तो जो ऊपर की ओर बल लगता है उसे लंबवत कहते हैं। तो जो लंबवत बल लगता है उसको क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल या फिर उत्प्लावन बल, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, तो आपको बताना है क्या होता है इसका घनत्व। पानी पर बर्फ़ इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन ये रिपीट होता है कि बर्फ़ जो है वो पानी पर क्यों तैरती है। तो बर्फ़ पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चांदी का घनत्व 10.8 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का एक फार्मूला होता है, ठीक, जो धातु का घनत्व होता है और पानी का घनत्व दोनों से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे अपान और नीचे आपका ये हो जाएगा, तो ये ऐसे पूरा कट जाता है, आपको बचता है क्या? ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सापेक्ष घनत्व के बराबर डैश के बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है, ठीक है। तो पदार्थ का घनत्व या फिर पानी के घनत्व के बराबर। जो सापेक्ष घनत्व होता है, सापेक्ष मीन्स होता है जल, जहाँ कुछ नहीं दिया होता वहाँ जल, सापेक्ष घनत्व, ठीक, अंडरस्टूड होता है वो, तो वहाँ पे पदार्थ या फिर पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो आइए
क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं हम। एक सेकेंड। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। यदि कोई उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, नहीं वस्तु तैरती है, क्योंकि उत्प्लावक बल या फिर उत्क्षेप बल या उत्पादन बल जो होता है वो हमेशा वस्तु के भार से कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, गलत। ठीक है, जब भार अधिक हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी, तैरेगी नहीं वो। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये सही है आपका। ठीक है, यदि उत्प्लावक बल, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? ठीक है, बताना। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार से हमेशा कम होता है। ठीक है, या फिर वस्तु के भार के बराबर होता है ना। वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के बराबर। जब तैरेगी वस्तु तो क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं क्या है। एक पिंड को किसी तल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, उसे पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल भार के बराबर होता है। यह नियम किसका है या फिर किसके नियम से स्पष्ट होता है ये चीज़ें? तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सीजीएस प्रणाली में विकृत की इकाई है, विकृत की इकाई क्या है? कोई भी नहीं, सीजीएस प्रणाली नहीं है, एमकेएस में है। ठीक है, एसआई प्रणाली जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सूखता है? तो ये जो होता है वो स्याही कैसे सूखता है? तो केशिका के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 20। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण बल संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। ठीक है, इस परिघटना को कहा जाता है, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? आपको बताना है किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। तो पृष्ठीय जो तनाव होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए, जल का पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। आंशिक मीन्स होता है थोड़ा, मतलब थोड़ा ही भरा गया, पूरा नहीं। ठीक है, कुछ ही रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक को द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। द्रव की सतह दिशा की गति में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान किसने की थी? तो जो इनका आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसका नाम ही है, वो जो साइंटिस्ट है उन्हीं का नाम है आर्किमिडीज। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से ही ये सिद्धांत है। तो जो जो पहचान कराया था ये वैज्ञानिक, उनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं।
24 निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, यही दोनों करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये रहा आपका सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 25। उत्प्लावन बल का केंद्र हमेशा क्या होता है? केंद्र हमेशा जो होता है विस्थापित द्रव्य के आयतन के संपाती, मतलब एक रेख में ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं। किसी सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। किस सिद्धांत के आधार पर? तो जब भी तैरने का कुछ भी आए, ठीक है, आपको एग्जाम में करने का शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। जब भी तैरने से रिलेटेड किसी भी वस्तु का आए, ठीक, किसी भी वस्तु का जब तैरने से रिलेटेड आए तो उसमें हमेशा आपको याद करना है एक कौन? आर्किमिडीज। ठीक है, इन्होंने ही तैरने का रूल दिया था, सिद्धांत दिया था। तो आपको हमेशा याद करना है किसको? आर्किमिडीज को। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वो तैरने पर ही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट होगा ना कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखेंगे, अच्छे से ध्यान लगा के सुनेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर कभी भी आर्किमिडीज का सिद्धांत या तैरने के नियम से कुछ भी आएगा तो आप सही करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने वाली योग्यता कहलाती है। ठीक है, इसको कहते हैं सुघट्यपन। ठीक, लचीलापन आपको नहीं करना है, हमेशा क्या करना है? सुघट्यपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है 29 पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थपन गुणांक कितना है? तो उनका प्रत्यास्थपन गुणांक आपको याद करना पड़ेगा। ये 1 होता है, 1.0 या फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो क्या निर्भर करता है आपको बताना है ये। इसका क्या निर्भर करता है आपको? परिमाण निर्भर करता है, परिमाण। ठीक है, द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दाब की विमीय सूत्र या फिर दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? वीमा क्या होती है? ठीक है, तो ml की पावर -1 और t की पावर -2 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अपने नोट्स में आप लिख लेंगे सीधे। ठीक है, दाब की विमा और डैश करके, ठीक है, ml टू दी पावर -1 और t टू दी पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देख लेते हैं। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? ठीक है, तो आपको बताना है किसके थ्रू निर्भर होगा। तो इनका इसमें कोई कार्य ही नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और एक कील को रखा जाता है तो कार्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है आपको? लोहे की कील का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपको बी दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में परिभाषित किया गया है आपको बताना है। तो दाब को हमेशा प्रणोत या फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 36। 36 आपका है, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। ठीक, तो आपको बताना है चांदी का घनत्व क्या होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा आपका A, दोनों जुड़ जाएगा, ये भी और ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात होता है। ये तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, और नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दबाव को डैश से मापा जाता है, किससे मापा जाता है आपको बताना है। ठीक है, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। ठीक है, क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब क्या होता है, अधिक होता है। आपको याद रखना, अगर क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल अधिक तो दाब हमेशा कम लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम 40। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं तो इसे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब हमेशा कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 41। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, आपको बताना है किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ जल में हमेशा डूब जाएगी जो भी होगी। तो कार्क हमेशा तैरता है, बर्फ़ भी तैरती है पानी पे, थर्माकोल भी तैरता है, लेकिन ये लोहे की कील नहीं तैरती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोहे की कील का घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण और दिशा नहीं होती। लेकिन में से अदिश राशि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर A सीधी सी बात है, दाब। ठीक है, बाकी सब में दिशा होती है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो बताना है दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एकांक पदार्थ को के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका A, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, ये सब आपको रेलवे में और जितने भी एग्ज़ाम्स कंपटीशन के होते हैं सभी में काम आएंगे। और ये आज हम पदार्थों के सामान्य गुण की क्वेश्चंस किए हैं। बाकी नेक्स्ट इसकी सीरीज़ आती रहेगी। आप और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें तो किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, किस पे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।